नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है एक आखिरी दाव। देवकी जी का मन आज बहुत विचलित था। वह लगातार अपने बेटे को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार परेशान होकर फोन रखते हुए उदासी भरे स्वर में अपनी बेटी से कहने लगी, ज्योति, इतना भी क्या व्यस्त हो गया है तेरा भाई, जो इतने फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। तभी अपनी माँ को हौसला देते हुए ज्योति बोली, अरे माँ, तुम भी हद करती हो। जब भाई ने एक बार फोन नहीं उठाया तो बार बार फोन करने से क्या फायदा। बिना बात ही खुद भी परेशान हो रही हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो, और फिर गुस्से में अगर भैया कुछ बोल देंगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अरे, वह इस समय अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे, कितना काम होता होगा उन्हें। अब ऐसे में वह अपना काम देखें या तुमसे फोन पर बातें ही करते रहेंगे। हाँ ज्योति, बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। बेचारा मेरा बच्चा इतना काम करता है, उसे फुर्सत कहाँ होगी। अब मैं उसे बार बार फोन करके परेशान नहीं करूँगी। जब उसे फुर्सत होगी तब वह खुद ही फोन कर लेगा। इतना कहकर देवकी जी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। देवकी जी उस दिन को याद करने लगी जब उनके बेटे रोहन का जन्म हुआ था। देवकी जी और उनके पति कैलाश नाथ जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। काफी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई जब शादी के पूरे 10 वर्षों के बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन यह खुशी भी गम में बदल गई थी जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनका बच्चा रोहन शारीरिक तौर पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। पति पत्नी के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका बेटा शायद अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यदि बच्चे को सही इलाज और अच्छी देखभाल मिली तो शायद वह भी एक सामान्य जीवन जी सकता है। फिर साहस जुटाकर देवकी जी ने निर्णय लिया कि वह अपने बेटे की सेवा में दिन रात एक कर देंगे, जिस कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया और पूरी लगन के साथ नन्हे रोहन की देखभाल में जुट गई। उधर कैलाशनाथ जी भी ओवर टाइम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा जुटाने लगे और देश के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। ईश्वर की कृपा से और माँ बाप की तपस्या का यह फल हुआ कि उनका बेटा 2-3 वर्षों में ही दुरुस्त हो गया। माता पिता को तो मानो दुनिया की सारी धन दौलत ही मिल गई हो। उसके बाद उनके घर पर उनकी बेटी ज्योति का जन्म हुआ। हर माँ बाप की तरह देवकी जी और कैलाशनाथ जी के भी अरमान थे कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर चाहे उसके लिए उन्हें मन मार कर ही गुजर क्यों ना करना पड़े। आखिर बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एक दिन अपने बेटे को कामयाब बनाने का उनका यह सपना भी पूरा हो गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद कैलाशनाथ जी एक रोड एक्सीडेंट के कारण इस दुनिया से चल बसे। अतीत के यादों में खोई देवकी जी यह भूल ही गई कि उन्होंने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। तभी ज्योति अंदर आई और बोली, कहाँ खो गई हो? सारा दूध उबल कर गिर गया। देवकी जी हड़बड़ाकर सारा दूध साफ करने लगी। तभी फोन की घंटी बजने की आवाज आई। अरे माँ, लगता है तुम्हारे लाडले बेटे का फोन आया है, कहते हुए ज्योति दौड़ कर गई और फोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। अभी उसने हेलो ही बोला था कि उसी समय रोहन भड़कते हुए बोला, क्या परेशानी है? क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो? तुम्हें तो कोई काम है नहीं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी सभी लोग भी खाली बैठे रहेंगे और तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहेंगे। अब कुछ बोलोगी या मैं फोन रखूं? अपने भाई का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर ज्योति हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तब तो कुछ बोलूंगी ना। यह सुनकर रोहन चुप हो गया तो ज्योति ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है ना, इसलिए तुम्हारी चिंता सताती रहती है। लेकिन तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर भी वह मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका रहा ही नहीं।
तभी देवकी जी उसके हाथ से फोन खींचते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो ज्योति, कोई तमीज है या नहीं? अपने बड़े भाई से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चल जा यहाँ से। ज्योति आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। तभी देवकी जी फोन पर अपने बेटे से बात करने लगी। तभी रोहन गुस्से में बोला, माँ बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। फिर कहने लगा, अच्छा माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ समय पहले ही घर पर रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया है और कुछ दिनों से आपकी बहू की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए महीने का बजट भी गड़बड़ा गया है। आपसे हो सके तो कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। एक बार घर के रिपेयरिंग का काम भी हो जाए, उसके बाद मैं आप दोनों को यहीं गुड़गांव में अपने पास बुला लूँगा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे, इसलिए घर की रिपेयरिंग करवा रहा हूँ। फिर देवकी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पैसों का इंतजाम तो मैं करवा देती हूँ, तू तो बस यह बता कि तुझे पैसे कितने चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर रोहन को गुस्सा आ गया और बोला, ये क्या बात हुई माँ, कितने समय के लिए चाहिए, इससे आपका क्या मतलब है? दरअसल बेटा बात यह है कि अब ले देकर हमारे पास केवल यह घर ही बचा है, इसके अलावा तो और कुछ है भी नहीं हमारे पास। यहाँ तक कि अपने सोने के जेवर जो मैंने ज्योति की शादी के लिए रखे थे वह भी मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। जब तूने कहा था कि चारू की माँ यानी कि समदन जी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे बेटा, तब तूने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करके आपके गहने आपको वापस दे दूंगा, लेकिन वह भी तूने अब तक नहीं दिए। बेटा तेरी बहन भी अब छोटी बच्ची नहीं रही, कॉलेज में पढ़ रही है, 2-4 साल के बाद उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। अरे माँ, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार रिपेयरिंग का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं सबसे पहले आपके जेवर ही छुड़वाऊँगा, बाकी की उधारी बाद में चुकाता रहूँगा। बेटे की यह बात सुनकर देवकी जी बोली, बेटा कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं कहीं से पैसे उधार लेने का इंतज़ाम करती हूँ। फिर रोहन बोला, माँ इस बार मुझे कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, आज 8-10 हज़ार रुपये से काम नहीं चलेगा, मुझे इस बार 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। बेटे की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी। तभी रोहन बोला, आप एक काम कीजिए माँ, आप घर को गिरवी रख दीजिए, घर को गिरवी रखकर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन घर गिरवी रखने की बात सुनकर देवकी जी ने साफ साफ मना कर दिया और बोली, बेटा ले देकर यह मकान ही है हमारे पास, अगर इसे भी गिरवी रख देंगे तो हम कहाँ भटकते रहेंगे। तभी रोहन बोला, अरे माँ आप भी हद करती हैं, अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है आपको, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अपने बेटे की बातों में आकर देवकी जी ने अपनी इकलौती बची हुई संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इसके बाद उन्हें 10 लाख रुपए मिल गए। हालांकि ज्योति अपनी माँ को बार बार समझाती रह गई कि घर गिरवी मत रखो, कल को अगर भैया ने पैसे वापस नहीं किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन देवकी जी ने अपनी बेटी की एक न सुनी और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, न जाने तू क्यों अपने भाई को गलत समझती है। ज्योति कुछ कहने ही लगी थी कि देवकी जी बोली, अच्छा अब ज़्यादा बहस मत कर, घर के फैसले लेने के लिए अभी इस घर की बड़ी मैं मौजूद हूँ, तुम चुप रहोगी तो ही अच्छा होगा। अगर मुश्किल वक्त में मैं ही अपने बेटे का साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। और उसने तो इतना तक कह दिया कि एक बार घर का काम पूरा हो जाए तो हम दोनों उसके घर में उसके साथ ही रहेंगे, तेरी शादी का खर्च भी वह देख लेगा। देवकी जी ने अपनी बेटी की एक भी न सुनी और घर को गिरवी रख दिया। लेकिन ज्योति के बहुत कहने पर उन्होंने उसी रकम में से 5 लाख रुपए बचाकर अपने पास रख लिए। ज्योति बोली, माँ आपसे भैया ने 5 लाख रुपए देने को कहा है तो बस 5 लाख ही दो,
बाकी के पैसे अपने खाते में जमा करा दो। और एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें यह मत बताना कि आपको कितने पैसे मिले हैं, नहीं तो वह किसी न किसी बहाने बाकी के पैसे भी आपसे ले लेंगे। देवकी जी के घुटनों में बहुत समय से दर्द था, तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा जब पैसे लेने के लिए यहाँ आओगे तो कुछ दिन निकाल कर आना। मेरे घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा है, रोज़ रोज़ का दर्द अब सह नहीं होता। आओगे तो किसी अच्छे से डॉक्टर से मेरा इलाज भी करवा देना। इतना कहने की देर थी कि रोहन अपनी पत्नी चारू के साथ अगले दिन सुबह ही उनके पास पहुंच गया। वे दोनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तभी चारू ने कहा, माँ आप भी कभी कभी गुड़गांव आ जाया कीजिए, वह भी तो आपका ही घर है। तभी देवकी जी ने कहा, बहू तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर के रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाए तो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों रोहन, ठीक कहा ना मैंने? इतनी बात सुनते ही चारू के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब ही हो गई और रोहन को घूर कर देखने लगी। तभी रोहन भी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ चारू, माँ ने हमारे घर की रिपेयरिंग के लिए सारी रकम का इंतजाम कर लिया है। अब जल्दी से घर की रिपेयरिंग हो जाएगी तो फिर वह हमारे साथ ही रहेंगे। रोहन का इशारा समझकर चारू अपने चेहरे पर भी फीकी सी मुस्कान बिखेरे हुए बोली, अरे हाँ, वह आप लोगों का ही तो घर है, और फिर जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो तो तब तक घर ही नहीं कहलाता। चारू जल्दी से रसोई घर में जाकर चाय नाश्ता बनाने में ज्योति की मदद करने लगी और सब कुछ ट्रे में रख कर ले आई। तभी रोहन अपनी माँ से बोला, माँ वह पैसे मुझे दे दीजिए, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था, कोई काम था। आप पैसे दे देंगे तो अपने खाते में जमा करवा दूंगा, जिससे आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। नहीं तो गांव या शहर हर जगह चोरी का बहुत डर रहता है। ज्योति ने पैसों से भरा बैग अपनी माँ को दे दिया, जिसमें से देवकी जी ने 5 लाख निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमा दिए। पैसे देखकर वे दोनों ऐसे खुश हो गए मानो उन्हें जन्नत ही मिल गई हो। तभी रोहन बोला, लेकिन माँ घर गिरवी रख कर कम से कम 8-10 लाख रुपए आपको मिले होंगे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब देवकी जी और उनकी बेटी ज्योति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर देवकी जी बोली, बेटा 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन ज्योति की शादी के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखने जरूरी है, इसलिए उन पैसों में से 5 लाख मैं तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके भी तो हाथ पीले करने हैं। तुम तो अपने परिवार के साथ सुख से जी रहे हो, एक बार इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बस इतना सुनने की देर थी कि रोहन गुस्से से बोला, माँ आपने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, अगर विश्वास होता तो सारे पैसे मेरे हाथ में रखती आप। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भरोसा ही नहीं है तो फिर इन सब बातों का क्या फ़ायदा। तभी देवकी जी बोली, अरे बेटा यह तू कैसी बातें कर रहा है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तू कहता है तो बाकी के पैसे भी मैं तुझे दे देती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूँगी। तभी रोहन बोला, हाँ माँ आप ही के पैसे हैं, हम तो बस इन्हें संभाल कर रख देंगे। ऐसा कहते हुए रोहन ने 10 लाख रुपए अपनी माँ से ले लिए और बैंक में जमा करवाने के लिए निकल गया। चारू भी उसके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद ज्योति ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप यह पैसे भैया को नहीं देंगी, लेकिन फिर भी आप नहीं मानी ना। तभी देवकी जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, वह तेरा भाई है, पैसे हमारे पास पड़े हो या उसके पास, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहकर देवकी जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह देवकी जी नींद से जागी तो उनके बेटा बहू अपने बैग उठाकर उनके पास आई और बोले, अच्छा माँ हम चलते हैं। यह देखकर देवकी जी और ज्योति हैरान रह गई। तभी देवकी जी बोली, बेटा तुम तो यहाँ कुछ दिन लगाने वाले थे ना, मुझे डॉक्टर के पास भी तो दिखाना था, भूल गई क्या? नहीं माँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए हमें जाना होगा। कुछ दिनों के बाद वापस आकर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर वापस चले गए। तब ज्योति बोली, मैं जानती थी माँ कि भैया
यहाँ सिर्फ पैसों के लिए ही आए थे, मतलब निकल गया तो चलते बने। ज्योति की यह बात सुनकर देवकी जी भी सोच विचार में पड़ गई। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। कभी देवकी जी अपने बेटे रोहन को फ़ोन लगाती तो कभी ज्योति, लेकिन वह कभी फ़ोन ही नहीं उठाता था, और गलती से कभी फ़ोन उठा भी लेता था तो मीटिंग में बिजी होने का या फिर ड्राइविंग करने का बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर देता था, और अभी कॉल करता हूँ यह कहकर फ़ोन काट देता था। कभी चारू को भी फ़ोन करते तो जवाब मिलता कि अभी नहाने गए हैं या फिर काम से बाहर गए हैं का बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। 2 महीने से उन्होंने बैंक की किस्त भी नहीं भरी थी। बैंक से लगातार नोटिस आ रहे थे, लेकिन देवकी जी करती तो क्या करती। अपना घर गिरवी रख कर जिसे अपना सारा पैसा दे दिया था, वह तो उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। जब देवकी जी के पास कोई और चारा नहीं बचा तो अपनी बेटी ज्योति के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। जब अपने बेटे के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और ही लोग रह रहे थे। देवकी जी और ज्योति उन्हें देखकर हैरान रह गई। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह घर अब उन्होंने खरीद लिया है। इससे पहले यह घर जिनका था वे यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वह कहाँ रहते हैं यह उन्हें भी नहीं मालूम था। यह सुनकर देवकी जी निराश हो गई। वह स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उस शहर में वह किसी और को भी नहीं जानती थी, इसलिए वह कहीं और नहीं जा सकती थी। लेकिन ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपने भाई को फ़ोन लगाया, लेकिन अभी रोहन ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। ज्योति आसपास के लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। हार कर वे लोग अभी वापस जाने ही लगे थे कि इतने में एक कुरियर वाला आया जो रोहन के नाम का पार्सल लेकर आया था। रोहन को वहां न पाकर वह पार्सल पर लिखे नंबर पर फ़ोन करने लगा और बोला, सर मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ, आप मुझे अपना नया पता एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। ज्योति ने जब यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह कुरियर वाले से बोली, भैया कहीं आप रोहन से बात तो नहीं कर रही थी। तभी कुरियर वाले ने उनकी ओर देखा और बोला, जी हाँ उन्हीं से बात कर रहा था, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं। भैया दरअसल वह मेरा भाई है, आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ही आ गए। यहाँ आए तो पता चला कि वह अब कहीं और रहती हैं। यदि आप हमें उनका नया पता बता दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर कुरियर वाले ने एक पेपर पर उन्हें रोहन की बिल्डिंग का पता लिखकर दे दिया। थोड़ी ही देर में देवकी जी और ज्योति ऑटो में बैठकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए जहां रोहन ने अपना फ्लैट खरीदा था। रोहन का फ्लैट एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी में था, जहां ऊंची ऊंची मंजिलें व इमारतें बनी हुई थी। देवकी जी ने इतनी ऊंची इमारतें पहली बार देखी थी। अपनी बेटी से बोली, हे भगवान देख तो ज्योति, यह इमारतें कैसे आसमान को छू रही हैं। वे दोनों जैसे ही अंदर जाने लगे तो उन्हें समिति के गार्ड ने अंदर आने से रोक दिया। कुरियर वाले ने तो गार्ड को पार्सल पकड़ाया और नाम बताकर चलता बना, परंतु वह माँ बेटी समिति के बाहर खड़ी खड़ी रोहन का इंतजार करती रही। कई बार गार्ड को नाम बताकर कहा कि मेरे भैया को खबर कर दे कि उनकी माँ और बहन गांव से आई है, लेकिन गार्ड को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। देवकी जी एक पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी और ज्योति ने बहुत साधारण सूट सलवार पहना हुआ था। देवकी जी बार बार उन इमारतों की ओर देखती जा रही थी। फिर ज्योति ने गार्ड से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह उनका यकीन करे और उनके भाई को आने की सूचना दे या फिर उन्हें अंदर आने दे। लेकिन इस पर गार्ड ने कहा, तुम लोगों को तो और कोई काम है नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें देखी नहीं कि काम मांगने आ गई। लेकिन इस सोसाइटी में काम वाली ऐसे नहीं रखी जाती। इन घरों में जो भी काम करती हैं सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है, तब कहीं जाकर उन्हें काम पर रखा जाता है। तभी देवकी जी बोली, आप यह कैसी बातें कर रही हैं, क्या हम आपको काम वाली बाई नजर आते हैं? हम किसी के घर के काम वाले नौकर नहीं हैं, हमारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है, तभी हम उससे मिलने के लिए आए हैं।
यह सुनकर गार्ड हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है। गार्ड की इस बात पर ज्योति को गुस्सा आया और बोली, आप मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? क्या आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? अगर मेरे भैया को पता चला कि आपने हमसे ऐसी बात की है तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और ज्योति से पूछने लगा, आखिर बात क्या है? तब ज्योति ने सारी बात सुनाई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गार्ड से कहा कि यदि वह कह रही है कि उनका भाई इस बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेते? फिर गार्ड ने कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता होगा। परंतु उन बुजुर्ग अंकल के बार बार कहने पर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। देवकी जी अपनी बेटी के साथ समिति के अंदर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाए यह सोच सोचकर वे दोनों परेशान थी। एक एक बिल्डिंग में ही सैकड़ों मकान बने हुए थे और न जाने कितनी ऐसी इमारतें वहां खड़ी थीं। तभी ज्योति की नज़र सामने से आ रहे उसके भाई रोहन पर पड़ी। रोहन के साथ उसके कुछ खास दोस्त भी थे। रोहन ने फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाई। रोहन को देखते ही ज्योति अपनी माँ को लेकर उसकी ओर तेजी से गई। इस समय चारू ने दरवाजा खोला तो देवकी जी अपने बेटे रोहन के गले लग पड़ी और रोते हुए बोली, बेटा कहाँ था तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे। कैसा है तू? क्या तुझे मालूम है कि गार्ड ने हमें 2 घंटे से बाहर ही रोक रखा था और वह तो हमें काम वाली बाई तक बोल रहा था। तूने नया घर ले लिया और हमें बताया भी नहीं। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चल बस सब छोड़, ये बता तू कैसा है। देवकी जी और ज्योति सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही थी, जिस कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी और उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर रोहन ने सोचा कि यदि मेरे दोस्तों को पता चला कि यह मेरी माँ और बहन है तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी चारू ने कहा, अरे बिना मतलब गले पड़ रहे हो, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर रोहन भी बोला, कौन हो तुम लोग? अगर तुम लोग यहाँ काम मांगने आए हो तो हमारे घर में पहले से ही काम वाली बाई लगी हुई है। अपने बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर देवकी जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह हैरानी से खड़ी हुई उसे देखती ही रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने आज तक इतना त्याग किया। कहने लगी, कैसे हो बेटा? आज अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया है। उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना ही फूट पड़ा। तभी ज्योति ने आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी और बोली, भैया क्या सचमुच आप नहीं जानते यह कौन है? यह वही अभागिन माँ है जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, अपनी पूरी जिंदगी आप पर निछावर कर दी। यह वही माँ है जिसके प्यार और विश्वास को धोखा देकर आज तुम इस आलीशान सोसाइटी में रहते हो। ज्योति के मुंह से यह बात सुनकर रोहन के दोस्त हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी रोहन बोला, 2 पैसे की औकात नहीं है और मुझे ज्ञान दे रही हो? न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से नफरत भरे शब्द सुनकर देवकी जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बेटे के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन के साथ इस तरह बात करते हुए? अभी चारू बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर इस तरह हाथ उठाने की? उनके इतना कहने की देर थी कि देवकी जी ने उसे भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया। काश यह थप्पड़ मैंने तभी लगा दिया होता जब तूने मुझसे मेरे सारे गहने लेकर बेच खाए थे। अरे मैं ही अपने बेटे के प्यार में कितनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी की एक बात भी न सुनी। वह मुझे हमेशा चेतावनी देती थी कि कुछ पैसा अपने लिए बचा कर रखो, लेकिन मैं भी तो तेरे जैसे नालायक पर भरोसा करके तुझे अपना सब कुछ दे बैठी। काश मैं अपनी ममता को दरकिनार करके अपना सब कुछ तुझे ना दिया होता तो आज मेरी और मेरी बेटी की यह हालत ना होती। तभी रोहन गुस्से से बोला, तो कोई एहसान नहीं किया तुमने। वह पैसा देकर जो कुछ भी तुमने किया है वह तुम्हारा फर्ज था। तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए त्याग करते हैं।
फिर देवकी जी ने कहा, ठीक है बेटा, तूने मेरे प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं देखा। अगर मैं अपनी भरपूर कोशिश करके तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ तो जैसे नालायक को जमीन पर गिराकर सबक भी सिखा सकती हूँ। अब देवकी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इस समय देवकी जी ने पुलिसकर्मी को फोन लगाया। थोड़ी ही देर में वह बुजुर्ग अंकल जिन्होंने देवकी जी और ज्योति की मदद की थी वहां पहुंच गए और उनके साथ समिति के अन्य लोग भी वहां आ गए। बुजुर्ग अंकल बोले, ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना ही अच्छा है। कम से कम माँ बाप को यह दिन तो न देखना पड़े। समिति के सभी लोग रोहन और उसकी पत्नी चारू पर उंगली उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और देवकी जी की शिकायत पर रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिष्ठान रोहन को अपना नया फ्लैट अपनी माँ के नाम पर करना पड़ा क्योंकि अपनी माँ को लौटाने के लिए अब उसके पास पैसे नहीं था। ज्योति और देवकी जी अब अपने गांव वाले मकान में ही रहने लगे और नए फ्लैट को किराए पर देकर जो पैसा आता है उसे अपने मकान की किस्त चुका रहे हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।